चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट में फर्स्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर उसकी थियरी कंटिन्यू करें। भाई सेक्शन ए बी और सी की थियरी हमने समझी थी। आज हम लोग फाइनल एक्सरसाइज के सेक्शन डी की थियरी समझे। तो सेक्शन डी में क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसको थियरी वाइज हम लोग समझे। ठीक है, तो चलो ध्यान देना अब कि जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है उसी में कि स्टेट द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ फिक्स बेस मेथड। इंडेक्स नंबर काउंट करने की फिक्स बेस मेथड आती है ना, जो हमने सम्स में गिनी है। तो उस मेथड के मेरिट्स एंड लिमिटेशन बताने, मेरिट्स मतलब फायदे बताने हैं और लिमिटेशन बताने। तो फिक्स बेस मेथड तो पता है ना, फिक्स बेस मेथड मतलब वो मेथड कहलाती है कि जब हम अलग अलग ईयर में कंपेयर करते हैं और P1 अपॉन P0 फॉर्मूला लिखते हैं, तो P0 जो बेस ईयर होता है वो एक फिक्स ले लिया जाता है। समझ में गिना था आपने कि बेस ईयर को फिक्स मान लेते हैं और उसी के हिसाब से ही हम लोग कंपैरिजन करते जाते हैं, वो फिक्स बेस मेथड कहलाती है। और ऐसी मेथड से कंपेयर करने के फायदे और नुकसान क्या है, तो वो यहाँ पर समझो। मैंने शॉर्ट में लिखे हैं पॉइंट, ध्यान से समझना। सबसे पहले मेरिट समझे, मतलब कि फायदे समझे। तो फायदे में सबसे पहला आता है यूनिफॉर्मली मेंटेन, कि यहाँ पर बेस ईयर फिक्स हो जाता है और इसी वजह से बेस ईयर में बार बार चेंज करने की प्रॉब्लम नहीं आता। यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा ही जो है वो मेंटेनेंस रहता है। P0 की वैल्यू जब आप सम गिनते हो पूरा, तो P0 की वैल्यू भी हमेशा हम सब में सेम ही रखते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है और काउंटिंग क्या हो जाती है, इजी हो जाती है उसमें। यूजफुल टू कंपेयर द लॉन्ग टर्म चेंजेस, कि जब लॉन्ग टर्म चेंजेस कंपेयर करने हो, बेस ईयर हमेशा या ज्यादातर अगर कहो 5 साल 6 साल 10 साल पुराना होता है बेस ईयर, है कि नहीं। बेस ईयर ऐसा सिलेक्ट करता है ना कि भाई ऐसा ईयर सिलेक्ट करते हैं बेस ईयर कि जिस ईयर में कोई ज्यादा प्राइस में चेंजेस ना आए हो, उसे बेस ईयर मानते हैं। और ये बेस ईयर ज्यादातर थोड़ा पुराना होता है और इसी वजह से ऐसे लॉन्ग टर्म चेंजेस में कंपैरिजन करनी हो तो ये फिक्स बेस मेथड ही सबसे बेस्ट रहती है हमारी, कि लॉन्ग टर्म कंपैरिजन के लिए ये अच्छा है। एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट, ये समझने में भी इजी है और कंप्यूट मतलब कि भाई कैलकुलेशन में भी ये इजी रहता है, इजीली काउंट हो जाता है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। बता रहे बात, ये इसके फायदे सिंपल। और लिमिटेशंस पे हैं, लिमिटेशन ज्यादा है फायदे के कंपेयर में। तो लिमिटेशंस क्या है इस मेथड की, सबसे पहला आता है द आइटम विथ रिड्यूस यूजेज कांट रिमूव। कि देखो भाई फिक्स बेस मेथड है ना, लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए यूज होता है। और लॉन्ग टर्म चेंजेस में जब हम अलग अलग ईयर में सेम प्रोडक्ट गिनते हैं, तो कितनी बार वो सेम प्रोडक्ट का यूज अलग अलग ईयर में कम होता जाता है, कि यूज कम हो रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है, वेट चेंज हो रहा है कि नहीं। लेकिन ये चीजें वो फिक्स बेस मेथड में बदली जाती नहीं है। चेन बेस मेथड में कैसे होता है पता है, कि हम हमेशा प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं। तो कुछ भी चेंजेस हुआ हो कि कोई प्रोडक्ट का यूज कम हो गया, इंपॉर्टेंस ऊपर नीचे हो गई, तो वो चेंज बेस मेथड में इजीली काउंट हो जाती है। जबकि फिक्स बेस मेथड में अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका यूजेस रिड्यूस होता जा रहा है, अलग अलग ईयर में 5-6 साल से कंपेयर कर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट का यूज 5-6 साल में बहुत कम हो गया, है कि नहीं, लेकिन उसको उसमें रिमूव नहीं कर पाते, तो वो कम हो गया, उसको भी हम लोग काउंट ही करते रहते हैं फिक्स बेस मेथड, जो एक तरह से गलत है। बराबर, इसलिए फिक्स बेस मेथड में अगर सिंपल सी भाषा में कहो तो कोई प्रोडक्ट में अगर चेंजेस आते जा रहे हैं तो उस चेंजेस को हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते प्रॉपरली। या दूसरा, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर इज डिफिकल्ट, बेस ईयर सिलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। कि बेस ईयर हमेशा ऐसा ईयर हम लोग सिलेक्ट करते हैं जिस ईयर में कोई भी नेचुरल या तो मेन मेड कैलेमिटीज ना आई हुई है। ऐसा ईयर सिलेक्ट करते हैं कि जिसमें प्राइस में बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन ना हुआ हो, जिस साल में कोई पूरी कंट्री में कहीं फ्लड, कोई जो है वो सुनामी, कोई अर्थक्वेक, कोई ड्रॉट या कोई भी मेन मेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि वॉर हुआ हो, रायट्स हुए हो या फिर कोई पॉलिटिकल चेंजेस आए हुए हो, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम जिस साल में ना हुई हो उसको हम लोग बेस ईयर मानते हैं। और प्राइस में भी ज्यादा बदलाव ना हुआ हो उसे हम लोग बेस ईयर मानते हैं। और ऐसा बेस ईयर ढूंढना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर साल कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आती ही आती है। इसी वजह से एक फिक्स बेस ईयर ढूंढना बहुत मुश्किल है। एंड रिलायबिलिटी रिड्यूस, हाँ इसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है कि अगर आपने बेस ईयर बरोबर नहीं गिना, बेस ईयर कोई भी सिलेक्ट कर लिया बिना कोई जो है वो प्रेफरेंस के, बिना कोई चेक किए कुछ भी सिलेक्ट कर लोगे, तो इंडेक्स नंबर का जो आंसर मिलता है उसकी रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है।
उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि बेस ईयर ही गलत होगा तो इंडेक्स नंबर भी गलत मिलेगा हमें। एंड नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म चेंजेस, शॉर्ट टर्म में कोई चेंजेस हो रहे हैं, जो पहले भी बताया कि शॉर्ट टर्म में कुछ बदलाव आ रहा है, कोई भी तरह के चेंजेस हो रहे हैं, तो फिक्स बेस मेथड में प्रॉपरली पता चलते नहीं है, प्रॉपर कंपैरिजन नहीं हो पाती फिर। एंड डिफिकल्ट टू काउंट और चेंज वेट, ये भी भाई कि अगर किसी की इंपॉर्टेंस गिननी है इस मेथड के थ्रू तो वो इंपॉर्टेंस गिनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सपोज अगर एक बार आपने इंपॉर्टेंस गिनी फिर उसमें कुछ चेंजेस भी करने हो तो वो चेंजेस करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड इफ बेस ईयर इज वेरी रिमोट पास्ट, कि अगर बेस ईयर बहुत पुराना है, ज्यादातर बेस ईयर होना चाहिए 5 साल 6 साल मैक्सिमम 10 साल पुराना, उससे पुराना अगर हम बेस ईयर ले रहे हैं कि 20 साल पहले से कंपेयर कर रहे हैं तो वो कंपैरिजन ही वेस्ट है, फिर इंडेक्स नंबर को काउंट करना वेस्ट हो जाता है कि नहीं। इसलिए फिक्स बेस मेथड में जो बेस ईयर लेते हैं वो बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बात आ रही है ध्यान में? तो ये ध्यान में रखना बेटा, फिक्स बेस मेथड के फायदे लेकिन उससे ज्यादा लिमिटेशंस भी है, दोनों बातें अच्छी तरह से नोट कर लो। तो फिर सेकंड वाला क्वेश्चन देखें। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्टेट द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ चेन बेस्ड मेथड। पहले मैं फिक्स बेस्ड मेथड के बारे में समझा, अब चेन बेस्ड मेथड। तो चेन बेस्ड मेथड ध्यान है ना, चेन बेस्ड मेथड वो मेथड कहलाते हैं कि जिसमें हम लोग हमेशा बेस ईयर को प्रीवियस ईयर को सिलेक्ट करते हैं। P1 अपॉन P0 की मेथड से जब हम काउंट करते हैं तो P0 हम लोग प्रीवियस ईयर को लेते हैं हमेशा, है कि नहीं, वो चेन बेस्ड मेथड। और इस मेथड के भी फायदे और नुकसान दोनों समझ में, इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं कुछ लिमिटेशंस हैं, दोनों समझे। पहले मेरिट समझे, बेनिफिट समझे। तो सबसे पहला आता है कि प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग बेस ईयर डजंट अराइज, कि बेस ईयर के सिलेक्शन की प्रॉब्लम इसमें नहीं आती, सबसे बड़ा फायदा है। फिक्स बेस मेथड में समझा था कि एक बेस ईयर को फिक्स ले लिया जाता है और वो बेस ईयर ऐसा होना चाहिए कि भाई जो ईयर में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हुआ हो, जिसमें कोई नेचुरल मेन मेड कैलिमिटीज ना आई हुई हो, और ऐसा ईयर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, पहले भी समझा ना हमने वैसे ही। लेकिन चेन बेस्ड मेथड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमेशा प्रीवियस ईयर को ही ले लिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर में भले बाढ़ आई हुई हो, सुनामी आई हुई हो, कुछ प्रॉब्लम हो, प्राइस ऊपर नीचे हो, कुछ भी हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हमेशा प्रीवियस ईयर को ही लेते हैं। तो इसलिए बेस ईयर कौन सा सिलेक्ट करें वो प्रॉब्लम इसमें आती ही नहीं। सेकेंड, कैन ऐड न्यू आइटम्स एंड रिमूव ओल्ड आइटम्स, कि जैसे उसमें फिक्स बेस में देखा था कि एक बेस ईयर फिक्स कर लिया जाता है और उसी वजह से उसी से ही कंपेयर करते हैं। तो पूरे लॉन्ग टर्म कंपेयर में अगर कोई प्रोडक्ट का यूज कम होता जा रहा है, कोई प्रोडक्ट को हटाना हो, तो वो सब फिक्स बेस में नहीं होता है। जबकि चेन बेस में तो हम कंपेयर हमेशा प्रीवियस ईयर से करते हैं। तो अगर कोई प्रोडक्ट का यूज कम हो जाता है तो उसे हम हटा सकते हैं, उसकी जगह न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं। ऐसे हमने भले सम नहीं किए हैं, वो प्रैक्टिकली होता है उसमें कि भाई रिमूव ओल्ड आइटम्स ऐड न्यू आइटम्स, इसमें इजीली हो जाता है क्योंकि हम हमेशा प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं। एंड यूजफुल इन इकोनॉमिक्स ट्रेड कॉमर्स, प्रॉपर इकोनॉमिक्स ट्रेड कॉमर्स में हम कभी भी खाली प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना हो कि पिछले कंपेयर में इस साल कितने चेंजेस आए हैं, तो चेन बेस्ड मेथड सबसे बेस्ट मेथड कहलाती है। बता रही है ना ध्यान, ये इसके बेनिफिट्स हैं। एंड वैसे ही उसके कुछ 3-4 लिमिटेशंस भी आती हैं। सबसे पहली लिमिटेशन वही है कि नॉट कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग टर्म कंपैरिजन, इसमें लॉन्ग टर्म कंपैरिजन प्रॉपर पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट टर्म चेंजेस के लिए ये मेथड अच्छी है, लॉन्ग टर्म कंपैरिजन करना हो तो फिक्स बेस्ड मेथड बेस्ट कहलाती है। दोनों की अपनी अपनी वही है ना, दोनों अपोजिट है ना एक दूसरे के। लॉन्ग टर्म कंपैरिजन के लिए फिक्स बेस्ड मेथड बेस्ट है और शॉर्ट टर्म कंपैरिजन करनी हो तो चेन बेस्ड मेथड अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए ये कन्वीनियंट नहीं है। एन एरर कंटिन्यूज फॉर ऑल ईयर, ये एक पॉइंट आता है कि भाई चेन बेस्ड मेथड में हम हमेशा प्रीवियस ईयर की वैल्यू ही लेते हैं। अब सपोज अगर प्रीवियस ईयर की वैल्यू में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ प्रॉब्लम आई, वो अगर बरोबर नहीं है, वो एरर आ गए अगर कुछ काउंटिंग में, तो वो काउंटिंग हमेशा चलती रहेगी, वो काउंटिंग कभी सुधारी नहीं जाती है कि नहीं। कि अगर हमेशा एक साल में प्रॉब्लम आ गई तो वो प्रॉब्लम जो है वो हमेशा कंटिन्यू होती रहेगी, क्योंकि हम हमेशा पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं। एक खराब हो गया तो वो दूसरे के नीचे सब ऑटोमेटिकली खराब होते जाते हैं, ठीक है ना। वो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन आती है कि अगर एरर कुछ एक ईयर में हो गई तो वो हमेशा कंटिन्यू रहती है। एंड नो यूनिफॉर्मिटी इन कंपटीशन, इसकी कैलकुलेशन में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। फिक्स बेस मेथड में हम एक बेस ईयर फिक्स मान लेते हैं तो वो यूनिफॉर्म रहता है, सेम रहता है कि हर साल इसी से ही कंपेयर करना है।
इसमें कोई भी चीज सेम नहीं है, हर साल चीजें बदल रही है, हर साल जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। तो इसी वजह से कोई फिक्स यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, रिजल्ट या कंपैरिजन कितनी बार करना मुश्किल हो जाता है। या इफ इंफॉर्मेशन ऑफ सम ईयर इज नॉट अवेलेबल, अगर सपोज कोई साल की इंफॉर्मेशन बाय चांस नहीं मिल रही है, कोई रीजन से अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल पाई, तो उसको हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर कैसे करें, या उसके बाद के साल में हम इंडेक्स नंबर कैसे ढूंढें? कि अगर कोई एक साल की इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो दूसरे साल में जब इंडेक्स नंबर ढूंढना हो तो हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि प्रीवियस ईयर में किसको लें हम लोग। ठीक है ना? तो अगर बाय चांस कोई इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल हो जाता है तो चेन बेस्ड मेथड की काउंटिंग भी मुश्किल हो जाती है। बता रही है ध्यान में, ये प्रैक्टिकली समझना भाई। थियरी वाइज है, सम्स में तो हमने अलग किए ही हैं, सिंपल सम्स किए ही हैं। तो थियरी वाइज है, जब हम बाहर की दुनिया में जब प्रॉपर इंडेक्स नंबर काउंट करते हैं तो ये बातें बहुत नोट होती है। अरे देन आप भी नोट कर लो इसे, मेरिट एंड लिमिटेशंस। फिर उसके बाद का क्वेश्चन देखें। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स बेस एंड चेन बेस मेथड। फिक्स बेस और चेन बेस के बीच का डिफरेंस बताना। भाई ये क्वेश्चन जो पहले के हमने दो क्वेश्चन समझे, एक फिक्स बेस के बारे में और चेन बेस के बारे में, वही दोनों क्वेश्चन एज इट इज इसमें लिख दो तो भी ठीक है। दोनों पॉइंट आ ही गए थे, उसमें भी एक तरह से डिफरेंस ही था उन दोनों क्वेश्चन में, और यहाँ पर भी वही दिया हुआ है कि दोनों के बीच का डिफरेंस हमें समझाना है। तो सिंपल से डिफरेंस समझे जो पहले के दो क्वेश्चन में भी हमने समझा। फिक्स बेस और चेन बेस में समझे तो फिक्स बेस में बेस ईयर फिक्स होता है, सबसे पहला और मेन डिफरेंस। कि फिक्स ईयर मेथड में बेस ईयर हमेशा फिक्स ले लेते हैं, और चेन बेस मेथड में बेस ईयर फिक्स होता नहीं है, बेस ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर को लिया जाता है कि नहीं? सबसे पहला और मेन डिफरेंस। दूसरा कहें तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन, इसमें यूनिफॉर्मिटी रहती है, मतलब बेस ईयर फिक्स होता है तो हमेशा सेम ही कंपैरिजन रहती है उसकी, कि सेम ईयर से कंपेयर करनी है, सेम वैल्यू से कंपेयर करना है, तो यूनिफॉर्मिटी रहता है, एक तरह से यूनिफॉर्म मेथड से चलता है ये, सेम मेथड से। जबकि इसमें यूनिफॉर्मिटी डजंट मेंटेन, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं रहती, इसमें बेस ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर को लेते हैं, इसी वजह से प्रॉपर कंपैरिजन वो नहीं मानी जाती है कि नहीं? शॉर्ट टर्म में कंपैरिजन ठीक है, लॉन्ग टर्म के वो प्रॉपर कंपैरिजन नहीं है। एंड प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग बेस ईयर अराइजेस। फिक्स बेस मेथड में बेस ईयर को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है भाई। पहले भी समझा हमने कि भाई बेस ईयर सिलेक्ट ऐसा किया जाता है कि जिस साल में कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन ना आया हो, कोई बहुत बड़े चेंजेस ना आए हुए हो, पूरे साल में कोई भी नेचुरल या मेन मेड कैलिमिटीज ना आई हुई हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा बेस ईयर सिलेक्ट करते हैं। और ऐसे बेस ईयर को सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए बेस ईयर सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। जबकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग बेस ईयर डजंट अराइज। तो इसमें है ही नहीं कि बेस ईयर कौन सा लेना है, प्रीवियस ईयर को ही लेना है। पिछले साल कुछ भी हुआ हो, कोई भी चेंजेस हुआ हो, हम प्रीवियस ईयर को ही बेस ईयर मानते हैं हमेशा। ठीक है ना? उसमें डायरेक्ट हो जाता है। एंड सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म कंपैरिजन करनी हो तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। एंड सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म कंपैरिजन करनी हो तो ये मेथड ये मेथड बेस्ट कहलाती है उसे। बता रही है ध्यान में, सिंपल है ना? पहले के दो क्वेश्चन समझे थे वैसे ही ये भी है। ठीक है, नोट कर लेना सिंपल सा, ये डिफरेंस वाइज नोट करो। ऐसे लिखोगे टेबल में डिफरेंस तो भी ठीक है, पैराग्राफ वाइज दोनों को अलग अलग लिखोगे एग्जाम में तो भी चलेगा उसको। ठीक है, लिख लो। चलो फिर दूसरा समझे। फिर उसके बाद फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन आता है कि स्टेट द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एंड स्टेट द पॉइंट्स टू बी कंसीडर फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हम लोग किसे कहते हैं, और वो जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं, तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के बारे में हमने पहले भी बताया था कि ये कहलाता है कि जब हम कोई सोसाइटी में या कंट्री में या सोसाइटी में जब कोई पर्टिकुलर सेक्शन या कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के लिए अगर इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वो घर में कितना खर्चा करते हैं, कि किस तरह से उनकी लाइफस्टाइल है, इनके बेस पर जब हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं कोई पर्टिकुलर ग्रुप का, कोई पर्टिकुलर सेक्शन का, तो उसे हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कहते हैं। सही बात का नहीं? सिंपल यही कहलाता है ना, कि जब कोई पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का उनके लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडेक्स नंबर ढूंढा जाता हो तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कहलाता है। और देखो डेफिनेशन भी वही कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज मतलब वही कहलाता है ना कि जब हम कोई करंट ईयर की प्राइस को
कोई बेस ईयर की प्राइस से कंपेयर करते हैं P1 अपॉन P0, तो वही रिलेटिव चेंज, उस रिलेटिव चेंज का परसेंटेज, उसका परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई 100। वही बात पहले भी ये काफी बार आया है कि परसेंटेज ऑफ रिलेटिव चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ पीपल ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के कोई सेक्शन मतलब कोई ग्रुप के लोगों का कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब उनके लिविंग स्टैंडर्ड के लिए वो कितना खर्चा करते हैं। पता ना, कोई भी लोग होते हैं सबसे पहले अपनी बेसिक चीजों के लिए खर्चा करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, अपनी बेसिक चीजों के लिए। इसके बाद फिर वो दूसरी चीज है कि भाई सपोज फ्यूल के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं, एजुकेशन पे कितना खर्चा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, दूसरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इन सब पे कितना कितना खर्चा हो रहा है, उसके हिसाब से उनका इंडेक्स नंबर ढूंढा जाता है, वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कहलाता है। बता रहे ना ध्यान। तो इसीलिए ये जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं वो पूरी कंट्री का या सबका मिलाकर इंडेक्स नंबर नहीं है, कोई पर्टिकुलर लोगों का इंडेक्स नंबर है, एक ग्रुप का, एक सेक्शन का इंडेक्स नंबर है। कि जैसे अगर हम जो सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे आसपास रहने वाले जो जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं वो एक ग्रुप हमने बनाया और उनके रिगार्डिंग अगर हम इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है, और ये इंडेक्स नंबर ढूंढना है ना स्पेशल कहलाता है, और इसके लिए ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है ना, ये पॉइंट्स ध्यान में रखनी चाहिए। जो क्वेश्चन है ना कि स्टेट द पॉइंट टू बी कंसीडर फॉर इस कंस्ट्रक्शन, तो ये बनाने में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे सबसे पहला आता है पर्पस। आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्यों ढूंढ रहे हो? जनरली हम लोग रिलेटिव चेंज, कुछ कंपैरिजन करने के लिए इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। तो आपको किस चीज की कंपेयर करनी है वो पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं। क्योंकि ये कोई पूरी कंट्री का या सबका एवरेज नहीं है, एक पर्टिकुलर ग्रुप का इंडेक्स नंबर है, तो इसीलिए हर ग्रुप का पर्पस अलग अलग होता है। जो जो चीजों का इफेक्ट एक ग्रुप पे होगा वही चीजों का इफेक्ट दूसरे ग्रुप पे नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसलिए आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपको किसकी कंपेयर करनी है और क्यों कंपेयर करनी है, कैसे ग्रुप पे कंपेयर करनी है, ये सब पर्पस क्लियर होना चाहिए। हमारी टेक्स्ट बुक में ये एक एग्जांपल है कि सपोज अगर आप लोग वीट के प्राइस का कंपैरिजन करना जा रहे हो, तो ये प्राइस है ना रिच लोगों के लिए अलग इफेक्ट होगा, पुअर लोगों के लिए अलग इफेक्ट होगा। कि वीट का प्राइस, जो आटा है सपोज अगर हम लोग खरीद रहे हैं, वो आटे का प्राइस भी अगर कहो कि अगर थोड़ा सा बढ़ गया तो जो रिच क्लास के लोग हैं उसके ऊपर इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आटे का भाव थोड़ा सा बढ़ गया है, उन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पुअर पर्सन है, जो मिडिल क्लास हैं, जो वर्कर सेक्शन कहलाते हैं, उनके लिए अगर आटे का दाम बढ़ गया है, आटे का दाम अगर बढ़ गया है तो उनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए आप कौन सा सेक्शन ले रहे हो, कौन सा ग्रुप ले रहे हो सोसाइटी का, और उसमें किस चीज की कंपेयर कर रहे हो, ये पर्पस आपका पहले क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं। देन फैमिली बजट इंक्वायरी। ज्यादातर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हम लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं, इसलिए तो नाम उसका वही है। और लिविंग स्टैंडर्ड में फैमिली बजट की इंक्वायरी होना जरूरी है। फैमिली बजट में ऐसे किया जाता है कि आप जो भी सेक्शन का आप इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हो, जो ग्रुप का इंडेक्स नंबर ढूंढ रहे हो, उस ग्रुप के इंडेक्स नंबर मतलब उस ग्रुप में से कुछ फैमिलीज का सैंपल सिलेक्ट करके, सपोज अगर आप ग्रुप ले रहे हो 1000 फैमिलीज हैं, तो 1000 फैमिली में से तो नहीं, लेकिन 1000 फैमिली में से 10 15 20 फैमिली का सैंपल लेना होता है और उनमें से उनका उनका फैमिली बजट चेक करना होता है कि वो लोग जनरली फूड के लिए या फिर क्लोथिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, फ्यूल के लिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए महीने में कितना कितना खर्च करते हैं, है कि नहीं। इन सबका फैमिली बजट लेना होता है कि भाई अंदाजा पता चलता है कि भाई इस ग्रुप में ज्यादातर फैमिलीज जो है वो महीने के 15 से 25 हजार के बीच में खर्च करती है। ये एक इंक्वायरी मिलती है ना, और उसके बेस पर फिर जो है वो इंडेक्स नंबर ढूंढता है। आपको ध्यान है जब हमने सम किए हैं उस सम में भी ऐसा ही होता है कि आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वाले सम देख लो, उसमें फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, मिसलेनियस एक्सपेंस यही सब होते हैं। और उसमें फिर आपको आखिरी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई इनकी पगार पहले इतनी थी तो अब पगार कितनी होनी चाहिए, पूछते हैं ना ऐसे कि वेजेस के बारे में, एवरेज डिस्पोजेबल इनकम वो हम फाइंड करते हैं कि नहीं। तो ये सब चीजें कब मिलती है? जब हम कोई भी फैमिलीज का फैमिली बजट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं तो इसलिए एक बात आती है कि जब भी हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, तो उस ग्रुप का फैमिली बजट इंक्वायरी होना जरूरी है।
फिर उसके बेस पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मिलता है। या दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइसेस ऑफ आइटम, फिर वो जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ये फैमिली बजट जब हम गिनते हैं उसी के ही अंदर कि कोई भी ग्रुप में रहने वाले लोग जो भी प्रोडक्ट का कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी भी चीजें वो खरीदते हैं, तो उन सब का अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ आइटम, कि उन सब आइटम्स का प्राइस कैसा है, रिटेल प्राइस कैसा है, वो जरूर जानना चाहिए। रिटेल प्राइस, ये ध्यान में रखना, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर रिटेल प्राइस में ढूंढा जाता है। कि जैसे अगर कोई भी सेक्शन, कोई वर्कर क्लास के लोगों के अगर आप इंडेक्स नंबर ढूंढना चाहते हो, तो वो जितने भी आइटम, जितनी भी चीजें खरीद रहे हैं, जो पहले बताया, भले फूड हो, क्लोथिंग हो, फ्यूल हो, कुछ भी हो, वो जो भी खरीद रहे हैं, कितने रुपए में एवरेजली खरीद रहे हैं, वो रिटेल प्राइस की इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये कैसे होती है पता है, कि जिस ग्रुप में आप लोग, या जो सोसाइटी में आप लोग ये इंडेक्स नंबर ढूंढ रहे हो, तो वहां की दुकानों में जाकर, वहां की दुकानें, और वो भी जो सर्टिफाइड, जो गवर्नमेंट की दुकानें होती हैं, वहां पे जाकर जो है वो पूछा जाता है कि भाई इस सोसाइटी में, इस एरिया में ये आइटम कितने रुपए में मिल रहा है, ये प्रोडक्ट कितने रुपए में मिल रहा है, उसकी इंक्वायरी निकाली जाती है। फिर उसके बेस पर प्राइस रख के और इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं। ठीक है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का प्राइस है ना, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग होता है। आपको नॉर्मली भी पता है, आप सब्जी अगर खरीदने जाओगे ना, हमारे आसपास कोई अगर लोकल एरिया हो, नॉर्मल एरिया जहाँ ज्यादातर पुअर पर्सन, मिडिल क्लास लोग रहते हैं, वहाँ सब्जी का भाव कम होता है। लेकिन वही सब्जी है, सेम सब्जी, आप कोई ऐसे एरिया में चले जाओ जो सिटी का पोश एरिया है, रिच लोग वहां पे रहते हैं, बड़े बड़े मॉल में से सब्जी खरीद रहे हैं, तो सब्जी भी वही है, लेकिन वहां उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? तो इसीलिए आप जिस ग्रुप का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढ रहे हो, वहां पे जो भी प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, उनका प्राइस उस सोसाइटी में कैसा है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके बेस पर इंडेक्स नंबर होता है। ध्यान रखना भाई, ये स्पेशल चीज है कि इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए, खासकर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए, ये बातें ध्यान में रखते हैं। इनके अलावा चॉइस ऑफ बेस ईयर, ये तो सब में आता है, ये तो जनरल है, पहले भी हमने समझा था कि बेस ईयर की चॉइस परफेक्ट होनी चाहिए। आप जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढ रहे हो, तो करंट ईयर के प्राइस को किस साल के प्राइस से कंपेयर कर रहे हो, वो कंपैरिजन बरोबर होना चाहिए। कि बेस ईयर बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। बेस ईयर जैसे पहले भी बताया, वही होना चाहिए कि जिस साल में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हुआ हो, ऐसा एक परफेक्ट बेस ईयर सिलेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं? तो चॉइस ऑफ बेस ईयर, ये भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। दूसरा चॉइस ऑफ एवरेज, अब इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए कौन सा एवरेज यूज कर रहे हो, उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। एवरेज के अलग अलग टाइप आते हैं, हमने क्वेश्चन में भी बताया था, आपको 11th में भी आता था। नॉर्मल एरिथमेटिक एवरेज, मतलब एरिथमेटिक मीन आता है, वेटेज मीन आता है, कंबाइंड मीन आता है, जियोमेट्रिक मीन आता है। मीन मतलब वो एवरेज ही हुआ ना। तो इंडेक्स नंबर ढूंढते वक्त आप कौन सा एवरेज यूज कर रहे हो, उसकी चॉइस भी बरोबर होनी चाहिए। सबसे बेस्ट जियोमेट्रिक मीन होता है कि नहीं? सबसे बेस्ट मीन कौन सा होता है? जियोमेट्रिक मीन, वो एवरेज सबसे बेस्ट है। अगर वो यहाँ यूज हो रही है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर जियोमेट्रिक मीन कोई वजह से यूज नहीं हो पा रहा है, तो दूसरा वेटेज मीन आता है, नॉर्मल मीन आता है ना, नॉर्मल एवरेज, वेटेज एवरेज, उसका यूज इसमें ज्यादा होना चाहिए। बात आ रही है ध्यान? तो इसलिए एवरेज की चॉइस भी ध्यान से रखनी चाहिए। एंड चॉइस ऑफ वेट, वेट की चॉइस भी परफेक्ट होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए। हमने वेट के दो टाइप्स पहले के क्वेश्चन में समझे थे, कि वेट मतलब इंपॉर्टेंस, हर प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट हर सोसाइटी के लिए अलग अलग होती है। तो इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे आता है ना वो इम्प्लिसिट वेट एंड एक्सप्लिसिट वेट। इम्प्लिसिट वेट इनडायरेक्ट मेथड कहलाती है, ऐसा वेट, ऐसी इंपॉर्टेंस जैसे नंबर में डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट वेट मतलब कहलाता है डायरेक्ट मेथड के थ्रू, कि जिसमें वेट को डायरेक्टली हम लोग नंबर में डिस्क्राइब कर सकते हैं। होता है ना ऐसा, ये हमने पहले भी समझा था। तो इसलिए आप कौन सा वेट सिलेक्ट कर रहे हो, वो भी इसके लिए जरूरी है। तो ध्यान देना बेटा, नॉर्मल इंडेक्स नंबर अलग है, लेकिन जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर काउंट कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के लिए, तो उसके लिए ये सब बातें ध्यान में रखना जरूरी है। ये प्रॉपर ध्यान में रखा जाए तो उसके बेस पर प्रॉपर इंडेक्स नंबर मिलता है। आई बात ध्यान? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना बेटा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए अब। फिर उसके बाद का हमारा क्वेश्चन आता है कि स्टेट द यूजेस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के यूजेस बताने हैं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने समझा कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या कहलाता है,
समझा ना हमने कि भाई जब कोई पर्टिकुलर ग्रुप सोसाइटी के कोई पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर ग्रुप का इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो उसे हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है ना, पर्टिकुलर लोगों का ही इंडेक्स नंबर फाइंड करना, तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है। और ये क्यों ढूंढा जाता है, उसके यूजेस क्या है, तो उसके कुछ यूजेस हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, ध्यान से समझना है। मैंने शॉर्ट पॉइंट लिखे हैं, आप लोग उसे इलेबरेट करके लिख सकते हो, तो ध्यान से समझना है। जैसे पहले दिया हुआ है चेंजेस इन परचेसिंग पावर ऑफ मनी। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढे ना, तो कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों का परचेसिंग पावर में कैसा चेंजेस हो रहा है वो क्लियरली पता चलता है, सीधा पता चलता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से पता चलता है ना कि भाई उनका वेजेस और उनके एक्सपेंसेस में कितना बदलाव आ रहा है, और उसके बेस पर परचेसिंग पावर पता चलता है। सीधी सी बात से अगर कहें तो ऐसा होता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से पता चलता है कि अगर सपोज कोई 2 साल में, कि भाई पिछले साल जितना कोई फैमिली का कोई ग्रुप का, उसके लिए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं। तो सपोज पिछले साल कोई ग्रुप का फैमिली बजट या उनका खर्चा समझो महीने का 20,000 था, और उनकी इनकम जो है वो महीने की 25,000 थी, है कि नहीं। और वही जो है वो सपोज दूसरे साल या करंट ईयर में अगर गिने, तो अब जो है वो उनका खर्चा महीने का 22,000 हो गया है, लेकिन इनकम जो है वो 26,000 ही हुई है। तो इससे क्या फर्क पता चलता है हमें कि अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं, ये रिजल्ट हमें मिलता है, तो उससे पता चलता है कि भाई खर्चा जितना बढ़ा है उसके कंपेयर में इनकम उतनी नहीं बढ़ी। खर्चा बढ़ गया 2,000, इनकम बढ़ी है 1,000 रुपए ही, नॉर्मल। हम तो पता है सम्स गिनते हैं तो उसे परसेंटेज में गिनते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। मैं तो जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर सपोज एक साल में खर्चा 2,000 बढ़ा है लेकिन इनकम 1,000 ही बढ़ी है, तो उससे पता चलता है कि उनका परचेसिंग पावर डिक्रीज हुआ है, उनकी रियल इनकम कम हो गई। कि भाई पहले महीने के 5,000 बचते थे, अब महीने के 4,000 ही बच रहे हैं, है कि नहीं। तो उसकी रियल इनकम कम हुई, और जिसकी वजह से उनका परचेसिंग पावर डिक्रीज हुआ है। ये चेंज पता चलता है ना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से, है कि नहीं। या कभी अगर परचेसिंग पावर इंक्रीज हुआ हो, कि सपोज खर्चा जितना बढ़ा है उसके कंपेयर में इनकम और ज्यादा बढ़ गई है, तो पता चलता है कि परचेसिंग पावर इंक्रीज भी हुआ है। कोई भी चेंजेस हो वो इंडेक्स नंबर से पता चलता है। दूसरा, रियल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर क्लास, कि कोई भी पर्टिकुलर क्लास है, पर्टिकुलर ग्रुप है, उनकी रियल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है वो पता चलता है, कि रियली उन्हें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है वो पता चलता है, कि जिससे गवर्नमेंट भी उनके बारे में डिसीजन ले पाती है। कि जब रियल कंडीशन पता चलती है कोई लोगों के लिए, कि सपोज हमारी सोसाइटी में रहने वाले वर्कर क्लास है, जो वर्किंग करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो है, उनकी कंडीशन पता चली, तो सरकार उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई इनकी कंडीशन ऐसी है, तो भाई इनकी मंथली वेजेस जो है वो फिक्स इतना होना चाहिए। सरकार पता है कितनी बार डिसाइड करते हैं कि भाई यहाँ के लोगों को मंथली मिनिमम तो इतना मिलना ही चाहिए, फिर उससे ज्यादा मिले तो अच्छा है, पर मिनिमम मिलना चाहिए। तो ये सरकार डिसाइड करती है कि डियरनेस अलाउंस देना है या बोनस देना है या वेजेस कितने देने हैं, ये सब डिसाइड वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से ही होता है, क्योंकि उसके जरिए रियल इकोनॉमिक कंडीशन पता चलती है। तो पता चलता है कि उनको बोनस कितना देना है, फैसिलिटीज कितनी देनी है। एंड इफेक्ट ऑफ रिटेल प्राइस ऑन सोसाइटी, रिटेल प्राइस का सोसाइटी पे कितना इफेक्ट होता है ये भी इससे पता चलता है। पता है होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस अलग अलग होता है ना। और हम लोग जब कोई भी सोसाइटी के लोग जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो रिटेल में ही खरीदते हैं, होलसेल में नहीं खरीदते। तो वो रिटेल प्राइस का इफेक्ट सोसाइटी पे कैसा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है उससे, मतलब सोसाइटी को नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, ये इंडेक्स नंबर से हमें पता चलता है। क्योंकि सीधी सी बात क्या है, अगर नॉर्मल रिटेल प्राइस में हम सब्जी भी खरीदते हैं कि टमाटर पहले जो है वो 10-20 रुपए किलो मिल जाते थे, आज जो है वो अगर 60-70 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो रिटेल प्राइस का सीधा इफेक्ट दिखाई देता है कि लोगों के ऊपर कितना बोझा पड़ रहा है। और जिससे गवर्नमेंट डिसाइड कर पाती है कि भाई ऐसे लोगों को हमें राशन में सामान देना है कि नहीं। ना, राशन में देती है ना सरकार चीजें, या फिर जो है वो हमें लो प्राइस इनके लिए करना है कि नहीं। या फिर कितनी जगह पता है जैसे दवाइयाँ होती है तो कितनी जगह पर गवर्नमेंट के वो मोदी रिलेटेड या गवर्नमेंट रिलेटेड दवाई की दुकान होती है, कि बाकी के कंपेयर में कम भाव में हम दवा देंगे, होता है कि नहीं। तो ऐसी फैसिलिटी, ऐसी चीजें उन्हें देनी है कि नहीं, ये भी इस इंडेक्स नंबर से ही पता चलता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि रिटेल प्राइस का इफेक्ट सोसाइटी पे कैसा हो रहा है। ध्यान से समझना भाई, ये थियरी है, खास है इंडेक्स नंबर के लिए, ध्यान से समझना।
and use as indicator to frame tax policy, price regulation, etc. ये भी उनकी तरह ही कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एक इंडिकेटर बन जाता है, उससे पता चलता है कि सोसाइटी की हालत कैसी है और उसके हिसाब से फिर सरकार टैक्स पॉलिसी बनाती है, प्राइस रेगुलेशन करती है कि यहाँ के लोगों के लिए ये प्रोडक्ट इतने में ही मिलना चाहिए, इनके ऊपर टैक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब डिसाइड सरकार ये इंडेक्स नंबर के थ्रू ही करती है, बराबर। तो ये इंडेक्स नंबर एक इंडिकेटर बन जाता है उनके लिए। या फिर टू डिटरमाइन द नेसेसिटी ऑफ स्पेशल फैसिलिटी टू एलिवेट लिविंग स्टैंडर्ड, ये भी वही बात हो गई कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जब पता चलता है कुछ ग्रुप के लोगों का, ये इंडेक्स नंबर पता चला तो जिससे सरकार नक्की करती है, डिटरमाइन करती है टू गिव नेसेसिटी ऑफ स्पेशल फैसिलिटी, कि उस सोसाइटी के लोगों के लिए स्पेशल फैसिलिटी की जरूर है कि नहीं है। कि भाई कोई सोसाइटी में कैसे, भाई यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम है तो वो लिविंग स्टैंडर्ड को इलेवेट करना है, इलेवेट मतलब बढ़ाना है, अच्छा करना है लिविंग स्टैंडर्ड को, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो भाई यहाँ के लोगों में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, रोड कच्चे बने हुए हैं, मेडिकल यहाँ पर नहीं है, तो ऐसी सब स्पेशल फैसिलिटीज की जरूर है कि नहीं, नेसेसिटी है कि नहीं, ये भी इसके जरिए ही पता चलता है कि जिससे वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड और अच्छा हो सके, बराबर। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं ना, तो उससे सोसाइटी की रियल कंडीशन पता चलती है और सोसाइटी के लोगों के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट प्रॉपर डिसीजन ले पाती है। बता रही है ध्यान ध्यान से समझना है बेटा, और ये पॉइंट्स को खास नोट कर लेना है ऐसे। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक देखें हम लोग, फिर उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है कि स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की लिमिटेशन बतानी है, पहले मीनिंग समझा हमने, फिर उसके बाद उसके यूजेस समझे, अब उसकी लिमिटेशन भी है कि भाई ये इंडेक्स नंबर काउंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं वो समझे। तो वो भी देखो मैंने शॉर्ट में पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लोग ध्यान से समझना कि जैसे सबसे पहला लिमिटेशन है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का, मीनिंग वही याद रखना कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मतलब कि जब हम कोई सोसाइटी के पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के लिए स्पेशल इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कहलाता है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ही हमने इंडेक्स नंबर ढूंढा हुआ है, तो उसके बेस पर अगर हम लोग लिमिटेशन समझें तो सबसे पहला आता है कि नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट कॉमन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, मैंने शॉर्ट में लिखा है कॉलिन, तो कॉलिन मतलब याद रखना भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये ध्यान रखना। So it is not possible to construct common index number for all section of society। सही बात है कि भाई सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए सेम इंडेक्स नंबर नहीं चलता है भाई। सोसाइटी के जितने भी ग्रुप हैं, वो वर्कर क्लास मान लो, मिडिल क्लास मान लो, रिच क्लास मान लो, अदर ग्रुप मान लो, कुछ भी, सबके लिए अलग अलग इंडेक्स नंबर ढूंढना पड़ता है, सबके लिए सेम इंडेक्स नंबर नहीं चलता है भाई, क्योंकि सबका लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, सबका फैमिली बजट अलग है, सबके लिए जो है वो प्रोडक्ट के प्राइस अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए सबके लिए सेम इंडेक्स नंबर चल जाए ऐसा इसमें नहीं है। हम जब कॉमन या जनरल इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं ना वो सबके लिए सेम चल जाता है, ये इंडेक्स नंबर सबके लिए सेम नहीं होता है। सोसाइटी में अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग इंडेक्स नंबर ढूंढना पड़ता है, और अलग अलग सिटी हो, अलग सोसाइटी हो, अलग सेक्शन हो, अलग कंट्री हो, सबके लिए अलग अलग इंडेक्स नंबर, इसलिए इसकी कैलकुलेशन सिंपल नहीं आती, हर सेक्शन हर सोसाइटी के लिए अलग अलग इंडेक्स नंबर ढूंढने पड़ते हैं, बराबर। ये इसकी पहली लिमिटेशन है कि एक जनरल इंडेक्स नंबर नहीं चलता कि एक ग्रुप के लिए जो इंडेक्स नंबर मिला अब उसका रिजल्ट सबके लिए चल जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई, सबके लिए अलग अलग है। और सेकंड पॉइंट भी उसके रिलेटेड ही आता है कि वन ग्रुप ऑफ इंडेक्स नंबर कैन नॉट बी यूज फॉर अदर ग्रुप। वही बात है कि एक ग्रुप का ढूंढा हुआ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर वो दूसरे ग्रुप के लिए यूज नहीं हो पाता है। वही बात है कि हर ग्रुप के लिए अलग अलग होता है, ना ही आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई इसका इंडेक्स नंबर और इसके इंडेक्स नंबर को कंपेयर करें, कि वर्कर क्लास और मिडिल क्लास के इंडेक्स नंबर को कंपेयर किया जाए, कोई कंपैरिजन नहीं है, सबका इंडेक्स नंबर अलग अलग है, सबकी कंडीशन अलग अलग है कि नहीं, इसलिए ये कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, सबके लिए अलग अलग ढूंढना पड़ता है। देन इट इज जस्ट एन एवरेज चेंज, हाँ, कि दूसरा कि ये सिर्फ एक एवरेज चेंज बताता है, रियल चेंज नहीं, कि भाई पूरी सोसाइटी की इनकम का एवरेज इसमें लिया जाता है, कि सपोज पूरी सोसाइटी या ग्रुप के लिए, एक ग्रुप में समझो 1000 फैमिली हैं, तो 1000 फैमिली के खर्चे
कितने हुए, तो इनके खर्चे सपोज पहले 10,000 थे, अब 15,000 हो गए, जस्ट एक एग्जांपल। तो ये जो 10 से 15,000 का चेंजेस हुआ खर्चों का, कि 1,000 ग्रुप की 1,000 फैमिलीज का जो ग्रुप है उसके लिए, तो ये खाली एवरेज है कि 10 से 15 हुआ। जो 1,000 फैमिली है सबके लिए ऐसा ही होगा कि 1,000 फैमिली है, सबकी सब जो है वो 10,000 का ही खर्चा करते थे और उसका 15,000 हो गया। नहीं, किसी का खर्चा 10 से 12 हुआ होगा, किसी का खर्चा 10 से 9 भी हुआ होगा, किसी का 11, किसी का 13, अलग अलग होगा ना यार। तो ये तो सिर्फ एक एवरेज है, सिर्फ एवरेज चेंज बताता है। फैमिली में या कोई ग्रुप में हमने 1,000 लोग अगर लिए हैं तो सब में ये कॉमन चेंज नहीं है, इंडिविजुअल चेंज ये डिस्क्राइब नहीं करता है, सिर्फ एक एवरेज चेंज डिस्क्राइब करता है, जिसकी वजह से कितनी बार इस रिजल्ट पे, इंडेक्स नंबर के रिजल्ट पे हम रिलाय नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते कि ये परफेक्ट रिजल्ट ही है, क्योंकि ये खाली एवरेज बताता है हमें। दूसरा लिमिटेशन अगर समझो तो नो यूनिफॉर्मिटी इन द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द फैमिलीज और सोसाइटी, ये भी उसकी तरह कि भाई सोसाइटी की जितनी भी फैमिलीज हैं, बताया ना कि 1,000, अगर कोई हमने ग्रुप लिया और उसमें 1,000 लोग हैं, तो वो जितनी भी फैमिलीज हैं सबके एक्सपेंडिचर में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, सबका खर्चा सेम नहीं रहता है, इसकी तरह कि भाई सबका खर्चा सेम ही है और उसके बेस पर हम इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं। नहीं भाई, सबका खर्चा अलग अलग होता है कि नहीं, कि कोई महीने का 10,000 खर्चा करता है तो कोई 12 होगा। हाँ, एक रेंज जरूर होगी कि भाई ये सेक्शन है तो इनमें सबका खर्चा 10 से 15,000 के बीच में है, रेंज होगी, लेकिन सबका सेम होगा ऐसा नहीं है। तो इसकी वजह से इसके इंडेक्स नंबर की यहाँ तो ध्यान से काउंटिंग करनी पड़ती है कि रिजल्ट हमें एक रेंज में मिले कि यहाँ से यहाँ तक होगा, एक अंदाजे से रिजल्ट वही हुआ ना, एवरेज रिजल्ट मिलता है हमें, एक परफेक्ट रिजल्ट इसके जरिए नहीं मिल पाता। एंड इट्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अजम्पशन। हाँ, कि इंडेक्स नंबर की जो कैलकुलेशन करते हैं वो अजम्पशन पे होती है, मतलब अंदाजे से ही होती है, कोई रियल कैलकुलेशन ये नहीं है। मतलब देखो ऐसा होता है कि हम करंट ईयर की प्राइस को कंपेयर करते हैं बेस ईयर से। अब सपोज बेस ईयर 5 साल पुराना है, तो भाई ये सोसाइटी के लिए हम इंडेक्स नंबर ढूंढ रहे हैं, तो हम करंट ईयर की कंपेयर करेंगे बेस ईयर से। अब बेस ईयर 5 साल पुराना है, तो ऐसा एज्यूम किया जाता है, अजम्पशन किया जाता है कि इन 5 साल में उनकी इनकम, उनकी लाइफस्टाइल, उनके जो है वो हैबिट, उनके क्या कहते हैं प्रेफरेंसेस, ये सब चीजें बदले ही नहीं है, ऐसा एज्यूम करते हैं और इंडेक्स नंबर ढूंढते हैं। लेकिन ये बात तो सही नहीं है ना भाई, कि कैलकुलेशन खाली एज्यूम पे किया जाए। भाई आप 5 साल पहले से कंपेयर कर रहे हो, तो 5 साल में तो लोगों के लाइफस्टाइल में, लोगों की हैबिट में, लोगों के प्रेफरेंस में, इन सब चीजों में बहुत सारा बदलाव आ जाता है, और इस बदलाव को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में कितनी बार इग्नोर कर देता है। या तो अगर कहो कि बेस ईयर बहुत ज्यादा पुराना है तो उसकी कैलकुलेशन वेस्ट हो जाती है, कि ये इंडेक्स नंबर का कोई रिजल्ट ही नहीं मिल पाता। बता रही है ना ध्यान, इसलिए तो पहले भी बताया था कि इंडेक्स नंबर ढूंढते वक्त तो बहुत बातें ध्यान में रखनी पड़ती है, ये सब उसकी लिमिटेशंस हैं। अगर ये लिमिटेशन को प्रॉपर दूर किया जाए, इंडेक्स नंबर ढूंढा जाए, तो वो प्रॉपर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कहलाता है। अरे बात ध्यान प्रैक्टिकली समझना है भाई इसे, पक्का। चलो ठीक है भाई, नोट कर लो इसे। अब जैसे इसके हमने सब थियरी समझी, चैप्टर की थियरी कंप्लीट हुई हमारी, सम्स पहले कंप्लीट कर चुके थे, अब ये थियरी भी कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद अब जो दूसरे चैप्टर्स की थियरी है वो भी इसी तरह से अब अगले वीडियोस में समझेंगे हम। ओके, चलो, थैंक यू।